आगरा में एक बहुजन समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, मारा गया, पीटा गया। प्रयागराज में एक बहुजन समाज के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं। ये समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये घटनाएँ कब कम हुई थी और इसको कम करने वाला कौन था और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसको कम किया था। तो पहले उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम वो जान लेते हैं कि किसने इन घटनाओं को कम किया था और बहुजन समाज का एक सुंदर राज लाया था। ये एक व्यक्ति थे कांसीराम जी। उन्होंने किस तरीके से बहुजन राज को स्थापित किया था, उसको पहले जान लेते हैं। अम्बेडकर जी के पास अनुसूचित जाति का एक संघ था, जिसके जरिए उन्होंने पहला आम चुनाव 1952 में लड़ा। उस संघ का चुनाव निशान हाथी था। उस संघ को भंग करके 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी। कई समय तक चलते हुए ये पार्टी कई भागों में टूट गई। उसी समय दलित पैंथर का उदय हुआ और वो भी कई भागों में टूट गया। अम्बेडकर के बाद वाले जितने भी नेता थे, कुछ नेता कांग्रेस में चले गए, कुछ आरपीआई में जो अलग अलग फ्रंट बने उनमें चले गए। एक पार्टी उनके जो पारिवारिक लोग थे, प्रकाश अम्बेडकर जी, उन्होंने बनाई। ऐसा होते हुए एक शख्स देख रहा था कि ये सब क्या चल रहा है और ये क्यों हो रहा है। वो शख्स का नाम था कांसीराम जी। कुछ लोगों से कांसीराम जी ने कहा भी कि आप लोग ये पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा कि कांसीराम जी, अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा तो सही है, लेकिन इससे हम एमपी एमएलए नहीं बन सकते। दूसरे लोगों से जो अलग अलग फ्रंट बना रहे थे, क्यों बना रहे हैं आप, उनको समझ आया जब बाद में कि ये एक्चुअली फ्रंट अपने अलग अलग बना नहीं रहे, बल्कि ये तोड़ तोड़ के बनवाए जा रहे हैं। और जो नेता कांग्रेस में भाग के जा रहे हैं, तो कांग्रेस सब नेताओं को क्यों नहीं ले रही। सब नेताओं को इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अगर ये सारे नेता वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ भी एक अलग मोर्चा बना सकते हैं, क्योंकि ये नेता भी काबिल नेता थे। ये सब होते होते देखते देखते कांसीराम जी ने अनुमान लगाया कि ये लोग तोड़ने में सफल क्यों हो रहे हैं, ये लोग अलग फ्रंट बनवाने में सफल क्यों हो रहे हैं। तब वो पाते हैं कि जो दूसरे समाज के लोग हैं उनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं। गैर राजनीतिक जड़ों का मतलब है कि उनके पास विभिन्न संगठन हैं, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग संगठन, पैसे वालों का संगठन। बुद्धिजीवी वर्ग संगठन हमेशा नए नए व्यवस्था के सपने क्रिएट करता है, नई नई व्यवस्था कायम करने का माहौल क्रिएट करता है। ये सारे संगठन उन लोगों के पास हैं। कांसीराम जी अपने बहुजन समाज की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई भी गैर राजनीतिक जड़ें नहीं हैं जो एक बेहतर व्यवस्था क्रिएट कर सके। फिर कांसीराम जी सोचते हैं कि जब तक समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक कोई समाज सत्ता हासिल नहीं कर सकता। ये सब देखते देखते 1971 से लेकर 78 तक उन्होंने ये सब देखा। 1971 से 78 तक जब वो अपने बहुजन समाज को देख रहे थे, तो उन्होंने पाया कि बहुत जगहों पर बहुजन समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत बहुत पदों पर बैठे हुए हैं, विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने मेहनत की है और इनके पास दिमाग भी है। पहली नज़र उनकी इसी वर्ग पे गई। फिर उन्होंने इसी वर्ग को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जिसका नाम था वामसेप। ये पहला बहुजन समाज का गैर राजनीतिक संगठन था। इस संगठन को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वामसेप का जन्म 1978 में हुआ। ये एक शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों का संगठन है। शिक्षित वर्ग को ही कांसीराम जी ने क्यों चुना? शिक्षित वर्ग को इसलिए चुना क्योंकि शिक्षित वर्ग समाज में पनप रहे नए दृष्टिकोण को समझने में सफल रहता है। उसके माध्यम से वो अपना जीवन स्तर की समीक्षा कर सकता है। फिर वो उससे अपने जीवन स्तर का पता लगा सकता है। अगर वो अपना जीवन स्तर बहुत घटिया पाता है तो उस जीवन स्तर को अच्छा करने के बारे में सोचता है, ऐसी व्यवस्था कायम करने के बारे में सोचता है जिसमें जीवन स्तर घटिया ना हो। एक्चुअली सब अगर सारांश मिला दें तो कहने का मतलब ये है कि जो काम
आरएसएस भाजपा के लिए करती है, वही काम वाम सेब बीएसपी के लिए। वाम सेब बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो मेहनत, दिमाग और पैसा वालों का एक संगठन बन गया है। ये संगठन गैर राजनीतिक है। राजनीतिक सत्ता तो बिना संघर्ष के नहीं आ सकती। तो उन्होंने फिर एक नया संगठन 1981 में बनाया, जिसका नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न साइकिल यात्राएं, पैदल यात्राएं और सभी यात्राएं जो की वो इसी बैनर तले की। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का मेन वाक्य था कि ब्राह्मण बनिया सब छोड़, बाकी सब DS4। उसके बाद उन्होंने DS4 के अंतर्गत बहुत सारे काम किए। कांशीराम जी का कहना था कि जिन लोगों को लगता है कि समाज में उनको सम्मान की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, समानता की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, वो लोग हमारे आंदोलन DS4 से जुड़ें। DS4 के अंतर्गत जो आंदोलन चल रहे हैं उनसे जुड़ें। मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति से जुड़ें और अपने सम्मान समानता के लिए संघर्ष करें। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये समानता और सम्मान समाज में आपको नहीं मिलेगा। ये हासिल करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आह्वान है सब लोग से कि आप लोग जुड़ें। मेन काम यही था। वाम सेब DS4 बनाने के बाद कांशीराम जी ने सोचा कि चलो वाम सेब दिमाग, पैसा और मेहनत वालों का एक संगठन हो गया। संघर्ष करने के लिए हमारे पास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति हो गई, लेकिन राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए हमको राजनीतिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो उन्होंने फिर बीएसपी का गठन किया 1984 में 14 अप्रैल को। बीएसपी में जो गठन किया उन्होंने, बीएसपी के अंतर्गत वो ऐसे लोगों को चाहते थे जो दिल और दिमाग से काम करते हों। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे लोग चाह रहे थे जो समाज में फैले भेदभाव, अस्पृश्यता और तमाम ऊंच नीच जो फैला हुआ उसको शांत करने के लिए पूरे दिल से काम करना चाहते हों, और सत्ता संभालने के लिए या MP MLA बनने के लिए पूरा दिमाग होना चाहिए उनके पास, और सत्ता संभालने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। इसलिए वो ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहे थे जो पूरे दिल और दिमाग से बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हों। उनको सबसे बेहतर जो कैंडिडेट मिला वो मायावती थी, जिनका दिल और दिमाग दोनों बहुजन समाज में लगा हुआ था। उनका मानना था कि वो ये काम कर ले जाएंगी और सत्ता और दोनों चीज़ें अच्छे से संभाल लेंगे। की मेहनत और संघर्ष करते हुए कांशीराम जी ने जब बीएसपी का गठन किया तो उन्हें राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिला, और फिर वहाँ पे उन्होंने राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। पहला जो राजनीतिक सफल प्रयोग उनका रहा वो उत्तर प्रदेश में रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार गठबंधन की सरकार बनाई और फिर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये ऐसी सरकारें थीं जो बहुजन समाज का राज या सत्ता कायम करने में सफल रहीं। ये सरकारें समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, इन सबको कुछ हद तक कम कर सके। उन्होंने फिर अपने जो बहुजन नायक थे ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी और साहू जी, इन सब के नाम पे जब सरकार बनी तो बहुत सारे काम किए। स्कूल, कॉलेज और कई जिलों के नाम भी इन्हीं के नाम पे रखे। पेरियार, ज्योतिबा फुले, इन सब के नाम पे मेले लगे। जैसे आज महाकुंभ, कुंभ का मेला लगता है, वैसे सरकारी मेले उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पे लगवाए। ये सबसे अब तक का बहुजन राज या बहुजन का सुंदर राज का उदाहरण है। बाद में अभी तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे बहुजन का सुंदर राज्य स्थापित हो सका हो। जब अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई उसके बाद का जो बहुजन समाज था, उसकी राजनीति थी, वो एकदम बिखर गई। कुछ नेता कांग्रेस में चले गए, कुछ अलग अलग फ्रंट बना लिए। जो मजबूत फ्रंट था राजनीति का बहुजन समाज का, वो बिखर गया, टूट गया। वो फिर उसके बाद उस राजनीति को आगे बढ़ाने का या मजबूती से खड़े करने का काम किया था कांशीराम जी। आज कांशीराम जी नहीं है, उनकी भी राजनीति वैसे ही बिखर रही है, वैसे ही टूट रही है। बाकी लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, अलग फ्रंट बना रहे हैं,
आज की डेट में कोई भी राजनीतिक ऐसा फ्रंट या पार्टी नहीं है जो मजबूती के साथ अपनी बहुजन समाज की रक्षा कर पा रही हो, क्योंकि वो बहुत सारे नेता थे जो सब इधर-उधर हो गए। वो सारी पार्टियों में हैं। जिन अलग पार्टियों में नेता हैं, कांग्रेस में, भाजपा में, वो बहुजन समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनकी विचारधारा से बंधे हुए हैं। कांशीराम जी की मृत्यु हो चुकी है। कांशीराम जी की मृत्यु के बाद वैसे ही हालात बन गए हैं बहुजन समाज की राजनीति के, बहुजन समाज की सामाजिक व्यवस्था के, जैसे अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद बने थे। सब जो राजनीतिक फ्रंट थे, राजनीतिक पार्टियां थी, टूट-टूट के इधर-उधर हो गई, अलग-अलग छोटे-छोटे दल बन गए, कुछ नेता अलग पार्टियों में चले गए। बहुजन समाज का कोई मजबूत फ्रंट या मजबूत पार्टी नहीं रही। आज भी वही हालात हैं, कोई मजबूत फ्रंट या मजबूत पार्टी नहीं है, जो इन सब घटनाओं को कम करने के लिए अपनी सत्ता कायम कर सके। जो विभिन्न नेता विभिन्न-विभिन्न पार्टियों में हैं, उनकी अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, तो वो लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग कर भी नहीं पाएँगे। जब तक बहुजन समाज के व्यक्तियों का अपना एक मजबूत फ्रंट नहीं होगा, तब तक ऐसी ये घटनाएँ होती रहेंगी। आगरा जैसी घटनाएँ, प्रयागराज जैसी घटनाएँ।